हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव होंगे आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार। जो बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है, आरजेडी और विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। और तेजस्वी यादव राज्यसभा जाने में अगर कामयाब हुए तो फिर राघोपुर सीट खाली हो जाएगी और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय लड़ सकते हैं राघोपुर से विधानसभा का उपचुनाव। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, तेजस्वी यादव आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे और राघोपुर सीट अगर खाली हुई तो वहां से राष्ट्रीय यादव जो हैं वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव की राज्यसभा जाने वाली खबर पर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर इस वक्त बेहद तेज है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस रूप में सामने आ रही हैं, जरा वो भी सुनिए। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी अभी सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन सूत्रों कि वो राज्यसभा जाएंगे। तो राज्यसभा भेजने का फैसला तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संसदीय दल का बोर्ड बैठक में लेगी कि कौन होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर, और गठबंधन के सभी घटक दल की रजामंदी भी होगी। क्योंकि जो लोग इस बात को लेकर के पीड़ा में हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब भी चौंकाने वाला जब फैसला लिया है तो कई बार लोगों को असहजता का सामना करना पड़ा है। यह साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की राजनीति अब पूरी तरह परिवारवाद की गिरफ्त में है। राज्यसभा की चर्चा हो या राघोपुर की सीट, हर जगह सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा दिखता है। बिहार की जनता यह समझ चुकी है कि यह वही पुरानी राजनीति है जो लालू प्रसाद यादव के दौर में चलती थी, जहां पार्टी नहीं परिवार ही सबसे ऊपर होता है। लेकिन अब बिहार बदल चुका है। यहां की जनता विकास और सुशासन चाहती है, न कि परिवारवादी राजनीति। इसलिए ऐसे प्रयोग कभी सफल नहीं होंगे। देखिए, हर कोई अपना प्रमोशन चाहता है और अगर तेजस्वी यादव जी राज्यसभा जा रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। वैसे तो विपक्ष में विधायकों की पर्याप्त संख्या है, चूंकि 41 विधायक इस चुनाव में चाहिए और विपक्ष में कुल 41 विधायक हैं, लेकिन फिर भी सुनने को तो ऐसा भी मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक जो है वो तेजस्वी जी का समर्थन कर रहे हैं, और जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगा हम सभी उसका स्वागत करेंगे। भाई तेजस्वी जी अपने पिताजी के रास्ते पर हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी को जब बिहार की जनता ने मौका दिया तो भ्रष्टाचार करने लगे, और जब जेल जाना पड़ा तो अपने पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब जो मीडिया से खबर निकलकर सामने आ रही है कि भाई तेजस्वी जी खुद राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि भाई तेजस्वी जी को मालूम है कि जो पाप किया है उन्होंने, अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा भ्रष्टाचार के मामले में। इसलिए वो विधानसभा राघोपुर से अपने पत्नी को चुनाव लड़ाकर राजद का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान का समय खत्म हो चुका और थोड़ी देर में 4:30 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। और इसी बीच हंगामे की कई खबरें भी सामने आ गईं। साइंस कॉलेज में फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पटना कॉलेज में भी निर्दलीय प्रत्याशी रिंकल यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद हंगामा हुआ। वाली है, आपको बताते चलें कि पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। रात तक ये साफ हो जाएगा कि छात्र संघ चुनाव का अध्यक्ष कौन बनने वाला है। तो देखिए, थोड़ी देर में वोटों की गिनती की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले कई जगहों से हंगामे की खबरें भी सामने आई। हालांकि एहतियाती तौर पर यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सके। लेकिन तस्वीरें आपके सामने देखिए,
हालांकि पुलिस की तरफ से जिन लोगों की तरफ से हंगामा किया जा रहा था उनके ऊपर हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरुआत भी की गई और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि छात्र संघ चुनाव का अध्यक्ष कौन बनने वाला है, किसे ये जीत मिलने वाली है और इसीलिए सभी की निगाहें जो हैं वो मतगणना पर जाकर टिक गई हैं। 4:30 बजे का वक्त है जब इसकी शुरुआत हो जाएगी और आज रात तक नतीजे जो हैं वो सामने होंगे। तो संयुक्त सचिव पद के लिए देखिए 6 उम्मीदवार हैं जिनका फैसला होना है आज। कोषाध्यक्ष पद के लिए भी 6 ही उम्मीदवार हैं। किसे जीत मिलती है ये बहुत महत्वपूर्ण, रात तक परिणाम घोषित किए जाएंगे ये साफ है। और इस बाबत देखिए कैसे जो छात्रों का गुट है वो यहाँ पर हंगामा करता हुआ भी नजर आया। हालांकि पुलिस बल की तैनाती यहां पर रखी गई है हंगामे को ध्यान में रखते हुए कि छात्र इसे लेकर हंगामा ना करें और यहां पर इन हंगामा करने वाले छात्रों को देखिए किस तरीके से हिरासत में भी लिया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे। तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक वोटिंग की गई। वोटिंग खत्म होने के बाद से बॉक्स को सील कर दिया गया। देर शाम वोटों की गिनती की शुरुआत यानी कि तकरीबन 4:30 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी और नतीजे देर रात तक आ भी जाएंगे। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आज सुबह 8 बजे से वोटिंग की गई, 2:30 बजे तक वोटिंग किया गया। पटना वीमेंस कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 53% वोटिंग हुई। कुल 2470 वोट यहाँ पर डाले गए। इसके अलावा 41 बूथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस बार बनाए गए थे। अब जबकि वोटिंग खत्म हो गई है तो जो बॉक्स है उसे सील किया जा रहा है। इसे पटना आर्ट कॉलेज पहुँचाया जाएगा जहाँ पर देर शाम से गिनती शुरू होगी और देर रात जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो चुनाव परिणाम है वो देर रात आएंगे। हालांकि इस बार वोटिंग में कुछ जगह से हंगामे की भी खबर आई। कुछ जो प्रत्याशी थे वो नाराज थे, कुछ प्रत्याशियों ने हंगामा भी किया। इसके अलावा साइंस कॉलेज में फायरिंग की भी खबर मिली, जहां तक प्रशासन ने भी पुष्टि की कि एक खोखा बरामद हुआ है और जो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तो जो अब जो स्थिति है वोटों की गिनती कितना परसेंट वहाँ वोट हुआ है और वोटिंग खत्म होने के बाद जो बॉक्स है उसे सील किया जा रहा है और आर्ट कॉलेज में इन बॉक्सों को भेजा जाएगा। अच्छा, तो वही एक पीटीसी मार देते हैं ना हम वुमेन्स कॉलेज के पास है। और देर रात तक जो छात्र संघ चुनाव के जो परिणाम है वो देर रात तक आएंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा हम चंदन भैया से पूछते हैं कितना परसेंट हंगामेदार वोटिंग रही। कई छात्र संगठनों ने हंगामा किया, खास करके रिंकल यादव जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने कई कॉलेजों में जाकर कितना परसेंट वहाँ का हुआ सब ऑल ओवर मिला के कार्रवाई की है। और जिस तरह से पटना साइंस कॉलेज में फायरिंग की बातें सामने आई और पुलिस को एक खोखा बरामद हुआ तो उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में हंगामा करने की कोशिश की है, फायरिंग करने की कोशिश की है। अब वोटों की गिनती होगी, आर्ट कॉलेज में देर शाम से वोटों की गिनती होगी और इसके परिणाम देर रात तक आएंगे। न्यूज 18 के पटना से धर्मेंद्र कुमार। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है जहां चाकू से गोदकर एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एनएमसीएच में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। दादर मंडी निवासी सुलेखा गुप्ता के रूप में इस महिला की पहचान हुई है। मामले की छानबीन में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। हत्या के पीछे असल वजह क्या रही है साफ नहीं है। आलमगंज थाना क्षेत्र के दादर मंडी मोहल्ले की इस घटना के बाद इलाके में सनसनी जरूर मच गई। तो हम आए तो देखे कि यहाँ पत्नी गिरे हुए से लनफल थी। वही उसके बाद वहाँ से टेम्पू बगल में पड़ोसी का टेम्पू है उसको लेके यहाँ हम बाप बेटा दोनों मिलकर यहाँ आए। यहाँ डॉक्टर पूछा कि क्या हुआ था, हम कहे कि चौकी से गिर गया। लेकिन यहाँ डॉक्टर द्वारा बताया कि गला पर चाकू है, हाथ पर चाकू है, गाल पर चाकू मारा हुआ है, पूरा मारा गया है गर्दन पर। अभी तो सूचना मिला एक 45 वर्षीय महिला सुलेखा देवी, अभी एनएमसीएच से सूचना मिली थी तो थाने की पुलिस गई तो उसका गला और हाथ में कटा हुआ निशान है तो वो मर गई है। तो उसी का छानबीन चल रहा है अभी।
दानापुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर पूर्वी गोला रोड में होली में ससुराल जाने को लेकर विवाद होता है और युवक ने अपनी पत्नी की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। युवक सोनू कुमार ने पत्नी चांदनी कुमारी को मौत के घाट उतार दिया। मृतका चांदनी कुमारी पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हेड नर्स के पद पर काम कर रही थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अपने 2 साल के बेटे को लेकर अपने पैतृक घर छपरा पहुंचा और फिर देर रात वापस दानापुर आकर डायल 112 पर फोन कर पुलिस को खुद ही हत्या की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शख्स को घर से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कमरे से चांदनी के शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम कराया गया। चांदनी की बड़ी बहन का यह आरोप है कि आरोपी ऑनलाइन गेम में 4 लाख रुपए हार चुका था। चांदनी ने उसे पैसे दिए थे। इसी पैसे को लेकर विवाद हुआ और परिजनों का यह भी आरोप है कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे। कि सोनू कुमार जो कि अजय कुमार के पुत्र हैं, जिनका मूल पता कर्णपुरा थाना एकमा जिला सारण का है, जो यहाँ वर्तमान में अपने साले के घर में रहते हैं, उनके द्वारा अपनी पत्नी की पीटकर हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेरी बहन है, मेरी दीदी, वो उसका हस्बैंड उसको जान से मार दिया। वो हम लोग कोई नहीं थे, वो झगड़ा करता था, हमेशा झगड़ा करता था, मारता पीटता था। और मेरी बहन बहुत सही, बहुत उसको समझाई, बहुत मानती भी थी, बहुत प्यार करती थी मेरे उससे, पागल आदमी से बच्चे की तरह समझाती थी। झगड़ा करता था, फिर भी मम्मी बोलती थी कि जाने दो, उसको दिमाग नहीं है तो तुम भी समझाओ। अरवल से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक डॉक्टर के शव को बरामद किया गया और जैसे ही ये खबर सामने आई, इलाके में सनसनी मच गई। घटना अरवल थाना क्षेत्र के बैरदाबाद और बिलखारा मोड़ के पास की है। मृतक की पहचान औरंगाबाद के 45 साल के डॉक्टर महेंद्र प्रसाद रजक के तौर पर हुई, जो पटना के सिपारा इतवारपुर में परिवार के साथ रह रहे थे। परिजनों का यह कहना है कि वे एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने गए थे। रात में बाइक से अपनी बहन के घर जा रहे थे और ऐसे में परिवार ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं पर पुलिस ने इस घटना के बाद प्रथम दृष्टया इसे हादसा बताया। फिलहाल जांच जारी है। मधुबनी से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने डिलीवरी बॉय हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। अवैध संबंध में हुई हत्या की बात सामने आ रही है। मामले में पुलिस ने 5 अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से 2 पिस्टल, 4 कारतूस, मोबाइल और ब्राउन शुगर जब्त किए गए। 21 जनवरी 2026 को सकरी थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय की हत्या हुई थी। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की और बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया था और अब इस मामले का खुलासा किया गया है। हत्या के कारण आरोपी की बहन के साथ मृतक का अवैध संबंध था। गिरफ्तार सभी आरोपी आपराधिक गिरोह भी चलाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पहले वो घर लौट रहा था मोटरसाइकिल पे, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी और पता ये चला था कि वो जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उस घटना होने के 2 दिनों के अंदर ही हम लोग ने 2 अपराधियों को जेल भेजा था और उसमें एसटीपीओ सदर के अंदर जो विशेष टीम गठित थी वो लगातार अपना काम कर रही थी। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था हम लोग के लिए, लेकिन 1 महीने के अंदर इस पूरे केस का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। इसमें बाकी के जो 5 अपराधी हैं, कल उनको सकरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से जिस हथियार से गोली मार के हत्या की गई थी वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। नारकोटिक्स भी इनके पास से मिला है और मृतक का जो बैग था वो भी इन्हीं लोगों के पोजीशन से पुलिस ने बरामद कर लिया है। जमुई में रिसेप्शन की रात ऑर्केस्ट्रा में फायरिंग में एक महिला डांसर घायल हो गई। साथ ही फायरिंग के आरोप में पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर थाने लेकर वो पहुंची। मामला नगर थाना क्षेत्र के लोहरा गांव का है, जहां शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ था और इसी दौरान किसी ने फायरिंग कर दी, जिसमें कारतूस का बारूद महिला डांसर के चेहरे पर लग गया, जिसमें वो घायल हो गई। डांसर नेपाल की रहने वाली बताई जाती है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से कई सबूत भी इकट्ठा किए गए। को पैसा दिया था, मुझे नाच किस टाइम पे गोली चला दिया, पता चला था कि गोली चला हुआ है? हाँ, चला था। पता चला।
वो प्रोग्राम कार्यक्रम में डांस करने के दौरान गोली चलाया, उसका छींटा पड़ गया पूरा फेस में। हर्ष फायरिंग में? हाँ। तो गोली जो चला है उनका पता चला है क्या? हाँ, पता चल गया, सब पता चल गया। जानकारी मिली है कि शादी के उत्सव में फायरिंग से एक महिला कलाकार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हम लोगों ने इस आपराधिक मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे विस्तृत पूछताछ किया जा रहा है। जो महिला कलाकार हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। खबर सीतामढ़ी से, जहां रीगा के वीरता टोला स्थित पोखर के पास से पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। बताया जाता है कि शराब से लदी गाड़ी देर रात नेपाल बॉर्डर से भारत में प्रवेश कर रही थी और होली के मौके पर सप्लाई करने की तैयारी थी। पुलिस ने पीछा करने पर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरे। जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया और तब बोतलें जो हैं वो यहां से बरामद होती हैं। फिलहाल पुलिस तस्करों की पहचान और नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। इस मामले में शराब तस्कर विनोद कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। वैशाली में बालू और शराब माफिया प्रशासन की आंख में धूल झोंक रहे हैं। शराब और बालू का अवैध कारोबार बदस्तूर चल रहा है। राशन वितरण का लाइसेंस लेकर उसकी आड़ में शराब बनाने का खुलासा पुलिस ने किया, तो वहीं अब बालू माफिया ने तटबंध की मरम्मती का लाइसेंस लेकर लाखों सीएफटी बालू का अवैध खनन कर लिया, जिसका खुलासा होने के बाद लालगंज थाने में 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। दरअसल जल निस्तारण विभाग ने तिरहुत बांध की मरम्मती के लिए लालगंज में ठेकेदार को अनुमति दी थी, जिसका गलत इस्तेमाल करते हुए बालू माफिया ने सफेद बालू खनन का काम शुरू कर दिया। और जब प्रशासन को इसकी भनक लगी तब तक 1,22,500 सीएफटी बालू का खनन किया जा चुका था। सरकार को न सिर्फ इससे 66 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है, बल्कि बांध की मरम्मती भी नहीं की गई। बांध को ही काटकर नदी में मिला दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब लालगंज थाने की पुलिस ने 18 फरवरी को छापेमारी की और बालू माफिया के इस कारनामे से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। है रेड ये 18 फरवरी को हुई है दोपहर में और सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे अवैध रूप से बालू खनन हो रहा है और जब जांच की गई तो वहाँ पे पाया गया है। जांच के क्रम में जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से दंड भी अधिरोपित किया गया है और इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। कुल 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या एक्सटेंट है। आवश्यकता अनुसार इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जमुई जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला। मामला ताराटांड गांव का है, जहां पर बीती रात हाथियों के झुंड ने पहले खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया और फिर गांव में महादेव हांसदा के घर के दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जान का नुकसान भी हो सकता था। हाथियों के उत्पात से लोगों के बीच दहशत है। वन विभाग की टीम हाथियों को गांव से भगाने में जुटी है। खा गया, दरवाजा तोड़ दिया, मुंशी का गेहूं खा गया। कम से कम तो 200 आदमी मिल करके रख दिया, लेकिन रख ने भागने का नहीं, अपना मन से खाया। बिहार के गोपालगंज में प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में गर्मी की शुरुआत के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर में 1500 लीटर क्षमता वाला आधुनिक वाटर कूलर लगाया गया है, जिसमें भक्तों को ठंडा और स्वच्छ पानी मिल पाएगा। थावे दुर्गा मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। गर्मी के मौसम में बढ़ती भीड़ और तापमान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने मिलकर ये पहल की है। प्रशासन का ये कहना है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये सब कुछ किया गया है। जरूरत के मुताबिक अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। बराबर एक प्यूरिफाइड कैपेसिटी है और शुद्ध पानी, शुद्ध पेयजल और ठंडा भी रहेगा। हमारे जो भक्तजन है, माता के भक्तजन है, उनको बहुत फायदा मिलेगा इससे श्रद्धालुओं के लिए। छोटा था पहले, सिस्टम छोटा था, 2 था, छोटा था 50-50 लीटर का, अभी 1500 लीटर का लगा है। ये अत्याधुनिक मशीन है, इसमें तीनों फैसिलिटी है, ठंडा, गर्म और नॉर्मल, तीनों तरह का जल निकलेगा इसमें से।
और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मोतिहारी से, जहां पर साइबर कैफे में प्रशासन की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। एसडीएम और साइबर डीएसपी ने मिलकर छापेमारी की है। फर्जी कागजात के मामले में ये छापेमारी हुई और कई फर्जी दस्तावेज बरामद भी किए गए। भवानीपुर जीरात स्टेशन चौक पर यह छापेमारी, जिसमें पुलिस की रेड से इलाके में सनसनी मच गई। भी एविडेंसेस यहाँ पे मिले, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कंप्यूटर और मोबाइल, सबको सीज किया जाएगा और इन सबको फिर एफएसएल भेजा जाएगा और उसके बाद जो वहाँ से जो रिपोर्ट मिलती है उसको देख के फिर आगे। देखिए, दस्तावेज तो काफ़ी संदिग्ध बरामद हुए हैं और इनके सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि एडोब फोटोशॉप वगैरह का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह के जो कागजात हैं वो यहाँ जनरेट किए जा रहे हैं, कलर प्रिंट आउट निकाल के उन पर अपना हैंड रिटेन, ये दो सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर एंट्री अलग पाई गई। तो बहुत सारे काम ये कर रहे हैं। ब्लैंक आपको वो फोटो जिस पे प्रिंट आउट करते हैं वो निकला है और कई इंस्टीट्यूट्स के सर्टिफिकेट्स इन्होंने प्रिंट आउट करके फर्जी वो भी रखा हुआ था, जिसपे ओरिजिनल स्टाम्प्स लगा के ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से इशू करके लोगों को यहाँ से प्रोवाइड करते थे। और काफ़ी सारे एविडेंसेज इनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सूचना इनको मिल गई थी कहीं से, किसी तरीके से संदेह इनको हो गया था कि प्रशासन जो है छापेमारी कर रही है, तो इसके कारण से बहुत सारे इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं। लेकिन हम लोगों को जब और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां सामाजिक तत्वों की तरफ से फायरिंग की गई है। फायरिंग के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। ग्रामीणों ने मसौढ़ी नैतौल सड़क को जाम कर दिया। बदमाशों ने भैंसवा गांव में गोलीबारी की थी, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी साफ नजर आई। हंगामे की सूचना मिलते ही मसौढ़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। सीसीटीवी को खंगालकर सामाजिक तत्वों की पहचान में इस वक्त स्थानीय पुलिस टीम जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, और देखिए किस तरीके से फायरिंग के खिलाफ ग्रामीणों की तरफ से यहां पर जमकर हंगामा किया गया, आक्रोश जाहिर किया गया कि आखिर इस तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर फायरिंग करने का मकसद क्या है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से आती हुई है। सामाजिक तत्वों की तरफ से फायरिंग की गई, हालांकि ये लोग कौन थे, फायरिंग क्यों की गई, पुलिस इसे लेकर अब तहकीकात में जुटी हुई। और संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमरजीत, फायरिंग करने वाले लोग कौन थे, किस मकसद से फायरिंग की गई, कुछ वजह साफ हो पाई है? ये देखिए, सुबह में एक एक्सीडेंट हुआ था ऑटो में और जो है स्थानीय के गाड़ी में। तो उस दौरान जो है जो ऑटो चालक था और स्थानीय जो लोग थे उसमें जो है मारपीट हुई थी और उसी की घटना को लेकर के ऑटो चालक पास के ही गांव का था, वहां से आया और जो है अपने साथियों के साथ आकर के फायरिंग करने लगा, जिसके विरोध में जो है स्थानीय लोगों ने उसे खदेड़ना शुरू किया, रोड़ेबाजी किया। तो उसके बाद जो है वो लोग वहां से भाग गए, लेकिन भागते दौरान जो है वो फायरिंग करते हुए भागे। तो इस मामले को लेकर के स्थानीय लोग जो है जो वो फायरिंग की घटना हुई और उसमें कार्रवाई नहीं हुई, तो वो लोग आक्रोशित थे और जो मसौढ़ी नेतौल सड़क है उसको आगजनी कर जो है जाम कर दिया और हंगामा करने लगे कि वो फायरिंग करने वाला व्यक्ति की गिरफ्तारी हो। तो पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराने की कोशिश की गई और साथ ही जो है सीसीटीवी जो है खंगाल रही है और उसमें जो है इन लोगों का पहचान कर लिया गया है जिसने फायरिंग की है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। ये मसौढ़ी थाना क्षेत्र की घटना है और मसौढ़ी पुलिस इसमें लगातार लगी हुई है ताकि जो है अपराधी गिरफ्तार हो। शख्स की गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए।